हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं निबंध। निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं, निबंध जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो निबंध लिखना भी मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, साथ ही साथ आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोग निबंध किस तरीके से लिखोगे, और साथ ही साथ नारी शिक्षा पे आप लोग निबंध सीखोगे भी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ अभी ही शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर आपको इसी से मिल जाएगा। ठीक है, निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, निबंध आप लोग बिना इग्नोर किए इसको तैयार कर लो। ठीक है, मैं लगातार वीडियोस ला रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं। तो सबसे पहले नारी शिक्षा पे ये निबंध है कि नारी शिक्षा पर निबंध लिखो। ठीक है, तो पहले संकेत बिंदु पे हम ध्यान देते हैं। तो संकेत बिंदु होगी हमारी सबसे पहले भूमिका, प्राचीन काल में नारी शिक्षा की स्थिति। फिर दूसरा है नारी शिक्षा के लिए उठाए गए कदम एवं उनका प्रभाव, फिर उपसंहार। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब हम आगे भूमिका के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की हेडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा भूमिका। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बिना शिक्षा ग्रहण किए मनुष्य में उन गुणों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है जिसकी उसमें अपेक्षा की जाती है। अशिक्षित व्यक्ति को धरती का बोझ समझा जाता है, परंतु यह समझते हुए भी आज भी हमारे देश में नारी शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो केवल वही शिक्षित होता है, किंतु यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस कथन से स्त्री शिक्षा के महत्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। तो हमारा पहला हेडिंग जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब दूसरी हेडिंग की बात कर लेते हैं, प्राचीन काल में नारी शिक्षा की स्थिति। आप लोग को इसी तरीके से लिखना है, एक एक हेडिंग डाल के, और ये नहीं है कि आप लोग नीली पेन से हेडिंग डाल दो। आप लोग को इसी तरीके से ब्लैक पेन से एक एक करके हेडिंग डालना है। 1 mm पेन का यूज करिएगा, दुकान पे आप लोग जाएंगे 1 mm पेन मांगेंगे दुकानदार से तो आपको दे देगा। ठीक है, पतली वाली पेन का यूज मत कीजिएगा, और लिखने के लिए आप कोई भी पेन ले सकते हो, इस तरीके का पेन भी आप लोग के लिए चलेगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं प्राचीन काल में नारी शिक्षा की स्थिति। यदि हम भारतीय समाज के इतिहास पर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि अंधाकार्य कालखंड को छोड़कर सामान्यतः स्त्री की शिक्षा एवं संस्कार को महत्व प्रदान किया गया है। ऋग्वैदिक काल तथा उपनिषद काल में नारी शिक्षा पर्याप्त विकास था। उच्च शिक्षा के लिए पुरुष की भांति स्त्रियां भी शिक्षित ग्रहण करती थी। शैक्षिक शास्त्रों की रचना करने वाली नारियों की ब्रह्मवादिनी कहा गया है। इनमें कोमशा, लोकमुद्रा, घोषा, इंद्राणी आदि के नाम से प्रसिद्ध है। पुस्तक रचना, शस्त्रार्थ तथा अध्यापन का कार्य द्वारा नारी उच्च शिक्षा ग्रहण करती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नारी शिक्षा के लिए उठाए गए कदम एवं उनका प्रभाव। तो 19वीं शताब्दी में नव जागरण की चेतना ने भारतीय समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश की है। भारत में तेजी से प्रारंभ हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने अनेक कुप्रथाओं को दूर करके स्त्री शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में कई विद्यालय लड़कियों की शिक्षा के लिए खुलवाए। 1882 ईस्वी को भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन के द्वारा भारत सरकार की ओर से शिक्षण प्रशिक्षण का प्रबंध हुआ। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं उपसंहार में, जो कि लास्ट वाला हेडिंग है। तो यहाँ पे यद्यपि नारी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही हैं, परंतु अभी भी उसकी गति बहुत धीमी है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में लिंग के आधार पर अनेक साल शैक्षणिक अवसरों में भेदभाव किया जाता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली अधिकांश शहरी युवतियां भी सफेद पोष परिवार से ही आती हैं। ठीक है, अब हम इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं अब तो बहुत ज्यादा खुल चुकी हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां थी वो उनका शादी 18 वर्ष की ही आयु में कर दिया गया था, कर दिया जाता भी है, तो उनका कोई करियर से लेना देना होता नहीं था। और अब की जो लड़कियां हैं वो गांव में भी पढ़ी लिखी आ रही हैं, गांव की लड़कियां भी यूपीएससी टॉप कर रही हैं, आईएएस बन रही हैं। ठीक है, तो अब ये कहना गलत है कि नारी शिक्षा का बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ गांव में हो सकता है, जैसे राजस्थान वगैरह में हो सकता है, बट अभी इस तरीके से सब चाहते हैं कि मेरी बच्चियां पढ़े, मेरी बच्चियां खुद के पैर पे खड़ी हो। तो नारी शिक्षा का जो है वो काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और अच्छी तरीके से वो खुद को तैयार कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं, और वो सबसे टफ जो एग्जाम है उसको भी क्लियर कर रही हैं, जो कि यूपीएससी है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हैं, आप लोग गांव से ही देख रहे होंगे, गांव की लड़कियां हैं यूपीएससी टॉप कर रही हैं। और कुछ जगह क्या होता है कि 18 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी कर दी जाती है, और कहीं कहीं तो 18 वर्ष की रहती भी नहीं है, फिर भी उनकी शादी कर दी जाती है। तो नारी शिक्षा को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है, तो हमें नारियों को जो है उसे सपोर्ट करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें
प्रोत्साहन करना चाहिए कि आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग पढ़ो, आप लोग हमारे गांव का, हमारे देश का नाम रोशन करो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को नारी शिक्षा पर समझ में आया होगा। नारी शिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी माँ पढ़ी होंगी तो आपकी बहन जो है वो पढ़ी लिखी होंगी, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नारी शिक्षा का होना। और आई होप आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोग क्या चाहते हो। नारी शिक्षा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, नारी को शिक्षा देनी चाहिए, और वो अपने गांव का नाम रोशन करे, वो अपने भारत का नाम रोशन करे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।